काशीपुर छोटे से गांव में लकड़हारा किशोर अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उसकी पत्नी 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। वो दोनों लड़के होते हैं। दोनों जुड़वा बच्चों को देखकर लकड़हारा बहुत खुश होता है। एक दिन किशोर अपनी पत्नी से कहता है, सुशीला, तुमने इन बच्चों का कुछ नाम सोचा? क्या नाम रखोगी इनका? मैंने तो अभी तक कोई नाम नहीं सोचा, आप ही कुछ नाम रख दीजिए। वैसे मेरा नाम तो मेरे दादाजी ने रखा था। मैं तो कहता हूँ कि इन बच्चों का कोई मिलता जुलता नाम रख देते हैं। देखो, दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए नाम भी एक जैसा ही होना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ एक का नाम गोलू और दूसरे का नाम मोलू रख देते हैं। हाँ, ये नाम बहुत अच्छे हैं। मुझे भी ये नाम बहुत पसंद आए। तो फिर ठीक है, आज से इन दोनों बच्चों का नाम गोलू और मोलू है। बड़े लड़के का नाम गोलू और छोटे लड़के का नाम मोलू। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक रात एक चोर किशोर के घर में चोरी करने के लिए घुस जाता है, लेकिन घर में चोर को कुछ भी कीमती चीज नहीं मिलती है। तभी चोर की नजर किशोर के जुड़वा बच्चों पर पड़ती है। वो सोचता है, अरे वाह, कितने सुंदर बच्चे हैं। ये तो देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। इस घर में मेरे काम की कोई चीज नहीं है जिसे बेचकर मैं थोड़े बहुत पैसे कमा सकूं। लेकिन ये बच्चे मेरे बहुत काम के हैं। इनमें से एक बच्चे को अपने साथ ले जाता हूँ, किसी को बेच दूंगा। इस बच्चे की मुझे अच्छी कीमत मिल जाएगी। चोर एक बच्चे को उठाकर ले जाता है। जहाँ के लोग एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। उस शहर का राजा बहुत ही दयालु और रहमदिल इंसान था। उसकी दयालुता और रहमदिली के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। राजा हमेशा अपनी प्रजा के सुख दुख में शामिल रहता और उनके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करता। उसके शासन में लोगों को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती और हर कोई उसे दिल से सम्मान और प्यार करता था। उसकी यही दयालुता और मानवता के कारण वो शहर एक आदर्श स्थल बन गया था, जहाँ लोग शांति और खुशी से जीवन बिताते थे। लेकिन राजा की कोई औलाद नहीं थी। राजा इस बात से बहुत दुखी था। एक दिन रानी राजा से कहती है, महाराज, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन एक औलाद के सुख से वंचित कर दिया है। कब तक हम यूँ बेऔलाद रहेंगे? हमें कोई बच्चा गोद ले लेना चाहिए। तुम सही कह रही हो महारानी, मैं आज ही कोई बच्चा गोद लेने का ऐलान करवा देता हूँ। राजा पूरे राज्य में ऐलान करवा देता है कि महाराज को एक बच्चा गोद चाहिए। इस बात का चोर को भी पता चल जाता है। वो तुरंत ही किशोर का बच्चा लेकर महाराज के पास आ जाता है। महाराज, मैंने सुना है कि आप एक बच्चा गोद लेना चाहते हो, इसलिए मैं अपना ये बच्चा अपने दिल के टुकड़े को आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये बच्चा आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। मुझे लगता है कि तुम्हें इस बच्चे से बहुत प्रेम है, फिर तुम इस बच्चे को हमें क्यों देना चाहते हो? महाराज, आपने बिल्कुल सच कहा। मुझे इस बच्चे से अपनी जान से भी ज्यादा प्रेम है। लेकिन महाराज, जब ये बच्चा पैदा हुआ तो इसकी माँ का इंतकाल हो गया। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उसके बगैर मैं अकेला पड़ गया हूँ। इस वजह से मैं इस बच्चे की देखभाल भी सही से नहीं कर पाता हूँ। मेरा घर जंगल में है। जब मैं मजदूरी करने जाता हूँ तो अपने बच्चे को साथ में ले जाता हूँ। इसलिए मेरा मालिक मुझसे कहता है कि या तो बच्चे को देखो या काम करो। अगर मैं इस बच्चे को घर पर छोड़कर काम करने जाऊंगा तो मुझे डर है कि कहीं इस बच्चे को कोई जंगली जानवर उठा के न ले जाए। इसलिए मैं ये बच्चा आपको देने आया हूँ। आपकी कोई संतान नहीं है। इस बच्चे को गोद लेने से आपकी संतान की कमी पूरी हो जाएगी। तुमने बिल्कुल सही किया जो इस बच्चे को तुम मेरे पास ले आए। अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस बच्चे को अपने पुत्र की तरह रखूंगा और इसे राजकुमार बनाऊंगा। राजा ने चोर को खूब धन दौलत दी। चोर इतना सारा धन देकर बहुत खुश हो गया और धन दौलत लेकर खुशी खुशी राजमहल से चला गया। वहीं दूसरी ओर गढ़हारक की पत्नी अपने एक बच्चे को खो जाने के गम में बहुत दुखी होते हैं। किशोर, हमारा एक बच्चा कहाँ गया? रात में मैंने दोनों को एक साथ सुलाया था, कहीं एक बच्चे को कोई उठाकर तो नहीं ले गया। मैं अपने बच्चे के बगैर कैसे रहूंगी? सुशीला, तुम परेशान क्यों होती हो? मुझे भी अपने बच्चे की बहुत चिंता है। मैंने गांव वालों को बच्चे की तलाशी करने के लिए भेज दिया है। ईश्वर ने चाहा तो हमारा बच्चा जल्द ही हमें मिल जाएगा। लेकिन देखो, तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। एक बच्चे की कमी के साथ मैं कैसे जीऊंगी? उसकी वजह से मुझे सारा घर वीरान लग रहा है। उतने में ही 2 गांव वाले किशोर के पास आते हैं। वो किशोर से कहते हैं, किशोर भाई, हमने बच्चा हर जगह तलाश किया, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं चला। मुझे तो लगता है कि बच्चे को कोई जंगली जानवर उठा कर ले गया है। हमने कितनी खुशियाँ मनाई थी जब हमारे 2 प्यारे बच्चे जन्मे थे।
हर दिन उनके हंसते खिलखिलाते चेहरे हमारे घर की रौनक बढ़ा देते थे। अब एक बच्चा हमारे बीच नहीं रहा तो उसके बिना ये घर, ये जीवन बिल्कुल सूना लग रहा है। मुझे तो लगता है कि ये सब हमारी किस्मत का खेल है, इसलिए हमें इस कठिन समय का सामना करना होगा और बाकी की जिंदगी को खुशी से बिताना होगा। किशोर और सुशीला मान लेते हैं कि अब उनका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। यूं ही कई वर्ष बीत जाते हैं। अब वो दोनों बच्चे जवान हो जाते हैं और किशोर लकड़हारा बीमार रहने लगता है। जंगल से लकड़ी काट कर लाना उसके लिए मुश्किल काम हो गया था। वो अपने बेटे गोलू से कहता है, बेटा, अब तुम बच्चे नहीं रहे, तुम जवान हो गए हो। तुम तो जानते ही हो कि मेरी तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही है, इसलिए मुझसे अब लकड़ी नहीं कटती है और घर के हालात भी सही नहीं है। अब घर की जिम्मेदारी बेटा तुम्हें संभालनी होगी। मेरा काम तुम्हें करना होगा, यानी अब तुम्हें जंगल से लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचनी होंगी। इस तरह हमारे घर के हालात भी सुधर जाएंगे। ठीक है पिताजी, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप घर पे रह के आराम करो। अगले ही दिन गोलू जंगल से लकड़ी काटने के लिए निकल जाता है। जब वो जंगल पहुंचकर लकड़ी काटने ही वाला होता है तो उसकी नजर एक चिड़िया के घोंसले पर पड़ती है। उस घोंसले में चिड़िया के बच्चे भी होते हैं, इसलिए गोलू सोचने लगता है, अगर मैंने ये पेड़ काट दिया तो ये घोंसला नष्ट हो जाएगा। उसके बाद चिड़िया के सभी बच्चे नीचे गिर के मर जाएंगे और जब शाम को चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आएगी पर वो अपने बच्चों को मरा हुआ देखेगी तो उसे बहुत दुख होगा। नहीं, मुझे ये पेड़ नहीं काटना चाहिए, वरना मेरी वजह से उस चिड़िया का दिल बहुत दुखेगा। मैं ये जुल्म नहीं कर सकता। अगर मैं लकड़ी काट कर नहीं ले गया तो घर का गुजारा कैसे होगा और पिताजी भी बहुत गुस्सा होंगे। मैं उन्हें विश्वास दिला के आया था कि मैं लकड़ी बेचकर घर का सभी सामान ले आऊंगा। क्या मुझे पिताजी का हुक्म मानना चाहिए? और अगर मैं उनका हुक्म मानूंगा और लकड़ी बेचकर घर पर पैसे लेके जाऊंगा तो वो बहुत खुश होंगे, लेकिन चिड़िया और उसके बच्चों पर भी तो जुल्म होगा। मैं इन मासूमों की जान नहीं ले सकता, वरना ईश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। गोलू अपने घर की ओर चल पड़ता है। किशोर गोलू का इंतजार कर रहा था। जब उसने गोलू को देखा तो वो बोला, गोलू बेटा, बहुत जल्दी आ गए। तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। मैं भी जवानी में बहुत जल्दी लकड़ी काटकर बेच कर आ जाया करता था। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। पिताजी, मुझे माफ करना, मैं लकड़ी काट कर नहीं बेच सका। दरअसल जिस पेड़ को मैं काटने की सोच रहा था उस पर एक चिड़िया का घोंसला बना हुआ था। उस घोंसले में चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे, इसलिए मैंने वो पेड़ नहीं काटा। किसी मासूम की जान लेना भी तो सही नहीं है ना। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो गोलू? अगर उस पेड़ पर चिड़िया ने घोंसला बनाया हुआ था तो दूसरा पेड़ काट लेते। पिताजी, वहाँ पर जितने भी पेड़ थे सभी पर किसी न किसी पक्षी ने घोंसला बना रखा था। गोलू की ये बात सुनकर किशोर को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में गोलू से कहने लगा, तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। एक लकड़हारे का काम लकड़ी काटना है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि पेड़ पर पक्षी का घोंसला है या नहीं है। लकड़हारे का ध्यान सिर्फ अपनी मेहनत और अपने काम पर होना चाहिए, न कि उसके काम में आ रही छोटी मोटी बाधाओं पर। अगर तुम लकड़ी नहीं काटोगे तो घर का गुजारा कैसे होगा? तुम अपने घर की हालत देख रहे हो ना। किशोर गुस्से में गोलू को न जाने क्या क्या कह देता है। अगले दिन जब किशोर का गुस्सा खत्म हो जाता है तो वो गोलू से कहता है, सुनो, आज तुम दूसरी जगह लकड़ी काटने जाना और पेड़ काटते वक्त ऊपर मत देखना। कहीं पता चले कि पक्षियों का घोंसला देखकर तुम दोबारा लकड़ी काटने से रुक जाओ और फिर यूं ही खाली हाथ घर चले आओ। ठीक है पिताजी, मैं पेड़ काटते वक्त ऊपर नहीं देखूंगा। गोलू पेड़ काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ता है और सोचता है, इस बार तो मैं लकड़ी जरूर काट कर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आज मैंने लकड़ी बेचकर पिताजी को पैसे दे दिए तो वो खुश हो जाएंगे और उनका गुस्सा भी खत्म हो जाएगा। ये सोचता सोचता गोलू जंगल पहुंच जाता है। वो ऊपर नहीं देखता है, नीचे देखकर पेड़ काटने लगता है। जैसे ही उसकी नजर पेड़ की जड़ पर पड़ती है तो वो सोचने लगता है, इस पेड़ की जड़ से कई प्रकार की दवाइयाँ बनती हैं। अगर मैंने इस पेड़ को काट दिया तो लोगों की बीमारियों का इलाज कैसे होगा? नहीं, मुझे ये पेड़ नहीं काटना चाहिए। ये पेड़ लोगों को बहुत फायदा पहुंचाता है। गोलू काफी देर तक सोचता रहा कि उसे पेड़ काटना चाहिए या नहीं। यूं ही सोचते सोचते दिन ढल जाता है। वो बगैर लकड़ी काटे खाली हाथ अपने घर चला जाता है। जब किशोर गोलू को देर से आता देखता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि गोलू आज जरूर लकड़ियाँ बेचकर पैसे लेकर आया है। वो प्यार से गोलू से कहता है, बेटा,
आज तू बहुत देर से आया है। आज तूने काफी लकड़ी काटी होंगी। कितने की बिकी लकड़ियाँ? पिताजी, मैंने लकड़ियाँ नहीं काटी। जिस पेड़ को मैं काट रहा था उस पेड़ की जड़ से कई तरह की दवाइयाँ बनती हैं, इसलिए मैंने वो पेड़ काटना उचित नहीं समझा। बेटे की ये बात सुनकर किशोर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तुम किस तरह के अहमक और बेवकूफ इंसान हो? तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। पागलपन की भी एक हद होती है। तुम्हें मैंने लकड़ियाँ काटने भेजा था, हकीम बनने नहीं। किस पेड़ से कौन सी दवाई बनती है तो मैं इससे क्या लेना देना? किशोर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उतने में सुशीला आ जाती है। वो किशोर को समझाने लगती है, बच्चा है, नासमझ है, इसे माफ कर दो, कुछ दिन की बात है, इसे सब समझ आ जाएगा। तुम कहती हो तो मैं इसे माफ कर देता हूँ। अगर इसने आगे से ऐसी कोई भी गलती की तो मैं इस घर से इसे बाहर निकाल दूंगा। उसके बाद कभी भी घर में घुसने नहीं दूंगा। यूं ही कई महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन किशोर अपने बेटे से कहता है, सुनो मेरे बेटे, पीछे जो कुछ भी हुआ तुम उस पर ध्यान मत दो, लेकिन इस बार तुम लकड़ी काटकर जरूर बेच आना। हमारे गांव के बराबर में जो शहर है उसके जंगल में बहुत सारे पुराने पेड़ हैं। तुम पेड़ों से लकड़ी काटकर बेच आओ और ध्यान रहे इस बार कोई बहाना मत बनाना। गोलू पिता से वादा करके जंगल पहुंच जाता है। जब जंगल में वो पुराने पेड़ देखता है तो वो सोचने लगता है, ये पेड़ तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। इन पेड़ों ने वर्षों राह चलते हुए लोगों को ठंडी हवा और छाया प्रदान की है। थके हुए लोग इनके नीचे बैठकर सुकून की सांस लेते हैं। अगर मैंने ये पेड़ काट दिए तो इन पर जुल्म होगा। इन्होंने लोगों की हिफाजत की है, हमें इनका एहसान मानना चाहिए। नहीं नहीं, मैं ये पेड़ नहीं काट सकता। आज के बाद मैं कभी भी पेड़ काटने नहीं आऊंगा। गोलू अपनी कुल्हाड़ी लेकर अपने घर चला जाता है। जब वो घर पहुंचता है, किशोर गोलू से कहता है, आज मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा होगा। पिताजी, मैं पेड़ नहीं काट सकता, ये काम मुझसे नहीं होगा। आप मुझे कोई दूसरा काम बता दीजिए, मैं वो काम कर लूंगा, लेकिन ये लकड़ी काटने का काम मेरे बस की बात नहीं है। बेटे के मुंह से ये शब्द सुनकर किशोर को इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत गोलू को घर से निकाल दिया। किशोर की पत्नी ने उसे रोकना चाहा कि वो बेटे को घर से ना निकाले, लेकिन उसने अपनी पत्नी की एक ना सुनी। गोलू घर से निकलकर जंगल की ओर चल पड़ा। वो बहुत दूर चलता रहा। उसे कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। चलते चलते गोलू बहुत थक गया था और अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी दो सिपाहियों की नजर गोलू पर पड़ती है। वो गोलू के पास आए और उससे कहने लगे, अरे ये तो राजकुमार है, लेकिन ये इस साधारण वेश में इस जंगल में क्या कर रहे हैं? ये तो बेहोश है। अरे भाई, ये बात करने का समय नहीं है। जल्दी राजकुमार को राजमहल ले चलो, वरना इनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। दोनों सिपाही गोलू को उठाकर राजमहल की ओर ले जाते हैं। उधर किशोर और उसकी पत्नी अपने बेटे की वजह से बहुत दुखी होते हैं। किशोर को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी पत्नी कहती है, एक बच्चा तो हमारा बचपन में ही हमसे जुदा हो गया था और अब एक बच्चे को तुमने जुदा कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा, वो कहाँ गया होगा। मैं अपने बच्चे के बगैर कैसे जीऊंगी। हे ईश्वर, मेरा बच्चा जहाँ भी हो उसकी हिफाजत करना। सुशीला, तुम्हें लगता है कि बेटे के जुदा हो जाने का दुख केवल तुम्हें ही है? मुझे भी अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है। मैंने तो उसे घर से इसलिए निकाला था कि उसे समझ आ जाए कि जीवन जीने के लिए पैसे कितने जरूरी हैं। अगर उसे लकड़ी काटना अच्छा नहीं लगता है तो वो कोई और काम कर लेगा। ये जरूरी तो नहीं कि हर आदमी लकड़ी काटे। लेकिन सुशीला, ये हमारा पुश्तैनी काम है। मेरे बाप दादा भी लकड़ी काटकर घर का गुजारा करते थे, इसलिए मैंने अपने बेटे को भी यही सलाह दी। देखो, अगर तुम मेरे बेटे को तलाश करके नहीं लाए तो मैं भी इस घर से चली जाऊंगी और फिर कभी तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी। जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता उस वक्त तक मुझसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी पत्नी की बात सुनकर किशोर अपने आप को कोसने लगता है कि उसने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। फिर वो दो आदमियों को लेकर किशोर की तलाश में निकल जाता है। उधर वो दो सिपाही किशोर को राजा के पास ले जाते हैं। महाराज, हमें राजकुमार जंगल में बेहोशी की हालत में मिले थे, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं चला कि राजकुमार उस घने जंगल में क्या करने गए थे। राजा गोलू को अपना बेटा समझता है। वो अपने बेटे को इस हाल में देखकर बहुत दुखी होता है। वो जल्दी से हकीम को बुलाता है। कुछ देर बाद गोलू होश में आ जाता है। राजा उससे पूछता है, बेटा, तुम उस घने जंगल में इन साधारण वस्त्रों को पहनकर क्या करने गए थे? मैंने तो तुम्हें अपने भाई से मिलने भेजा था। तुम्हारे साथ जो सिपाही गए थे वो कहाँ है? आप क्या कह रहे हो महाराज? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। और आपने मुझे कब भेजा था?
और आप मुझे बेटा क्यों कह रहे हैं? ये तुम्हें क्या हो गया मेरे बच्चे? एक बाप अपने बेटे को बेटा नहीं कहेगा तो और क्या कहेगा? महाराज, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब लकड़हारे का बेटा हूँ। मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था, इसलिए मैं उस जंगल में चला गया था। राजा अपने बेटे की अजीब बात सुनकर सोचता है कि बेहोश होने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई है। अपने बेटे को इस हाल में देखकर वो बहुत दुखी होता है। उधर किशोर अपने बेटे की तलाश कर रहा होता है। तभी उसे राजकुमार 2 सिपाहियों के साथ आते हुए मिलते हैं। वो राजकुमार से कहता है, बेटा, ये राजकुमार की पोशाक में कहाँ जा रहे हो? मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। चलो अब घर चलो, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम ये कैसी बेहुदा बातें कर रहे हो जो एक राजकुमार को अपना बेटा बता रहे हो? ये तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि एक राजकुमार है। मुझे लगता है कि ये कोई पागल है जो इस जंगल में भटक रहा है। जाओ और जाकर अपने पागलपन का इलाज करवाओ। सिपाहियों, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि अपने से बड़े से तमीज से बात करनी चाहिए? अगर आज के बाद तुमने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इस राज्य के राजा का बेटा हूँ। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं बहुत लंबा सफर करके आया हूँ। मुझे जल्दी से राजमहल जाना होगा। अब आप भी अपने घर जाओ और आराम करो। राजकुमार वहाँ से चला जाता है। किशोर जल्दी से अपने घर जाता है। सुशीला, मुझे कोलू जंगल में मिला था। वो एक राजकुमार की पोशाक पहने हुए था, लेकिन वो कह रहा था कि वो हमारा बेटा नहीं है बल्कि इस राज्य के राजा का बेटा है। पता नहीं गोलू को क्या हो गया है। ये सुनकर सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो किशोर से कहती है, मुझे लगता है वो हमारा बेटा मोलू है जो बचपन में गायब हो गया था। मेरा दिल मुझसे हमेशा कहा करता था कि मोलू सही सलामत है और जिंदा है। लेकिन मोलू को महाराज के पास कौन ले गया होगा और उन्होंने उसे अपना बेटा भी मान लिया? हमें राजमहल चलना चाहिए, वहीं जाकर सच का मालूम होगा। किशोर और सुशीला राजमहल की ओर निकल जाते हैं। उधर राजकुमार सिपाहियों के साथ महल पहुंच जाते हैं। जैसे ही दूसरे सिपाही राजकुमार को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। 2 राजकुमार, वो भी बिल्कुल एक जैसे, लेकिन इनमें असली राजकुमार कौन सा है? मुझे तो दोनों भाई लगते हैं, लेकिन महाराज ने कभी बताया नहीं कि उनके 2 पुत्र हैं। वैसे हमें इस बात से क्या लेना, हमें तो अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जब राजा गोलू और राजकुमार को एक साथ देखते हैं तो वो गोलू से कहते हैं, मुझे माफ करना नौजवान, मैंने तुम्हें अपना बेटा समझ लिया। असल में तुम दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है। कोई भी तुम दोनों को देखकर अंतर नहीं कर सकता। देखने में ऐसे लगते हो जैसे तुम जुड़वा भाई हो। उतने में ही किशोर और सुशीला आ जाते हैं। आप लोग कौन हैं और यूं बगैर इजाजत के अंदर कैसे चले आए? महाराज, हम गोलू मोलू के माता पिता हैं। दरअसल आपका बेटा हमारा बेटा मोलू है। जब ये छोटा था तो ये रात में अचानक कहीं गायब हो गया था। इसे कोई उठा कर ले गया था। तुम ये क्या कह रहे हो? मैंने राजकुमार को वर्षों पहले एक आदमी से गोद लिया था। उसके बदले मैंने उसे खूब धन दौलत भी दी थी। मैं अभी उस आदमी को बुलवाता हूँ। अभी सच का पता चल जाएगा। सिपाहियों, जहाँ भी वो आदमी मिले उसे पकड़कर मेरे पास लेके आओ। राजा 2 सिपाहियों को उस आदमी की तलाश में भेजता है। कुछ ही देर में सिपाही उस आदमी को राजा के पास ले आते हैं। वर्षों पहले तुमने मुझे अपना बच्चा गोद दिया था। सच सच बताओ, वो तुम्हारा बच्चा था या फिर किसी और का? अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इतनी सख्त सजा दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप उठेगी। दरअसल महाराज, मैं एक चोर हूँ। छोटी मोटी चोरी करके अपना परिवार का मैं गुजारा करता हूँ। एक रात जब मैं चोरी करने एक घर में घुसा तो उस घर में मुझे कुछ भी नहीं मिला। मेरी नजर 2 जुड़वा बच्चों पर पड़ी। मैंने एक बच्चा उठा लिया और आपको झूठी कहानी सुनाकर गोद दे दिया। मुझे माफ कर दो महाराज। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। महाराज चोर को माफ कर देते हैं। फिर चोर वहाँ से चला जाता है। महाराज सोचने लगते हैं, अब ये लकड़हारा अपने बेटे को अपने साथ लेके जाएगा। मैंने कितने प्यार से इसे पाला है। राजकुमार के बगैर तो पूरा महल सूना हो जाएगा और महारानी कैसे अपने बेटी की जुदाई सहेगी। महाराज, आप किस सोच में पड़ गए? हम यहाँ राजकुमार को लेने नहीं आए हैं। हम तो ये देखकर ही खुश हैं कि हमारा बेटा मोलू जिंदा और सही सलामत है। हम तो बस इसे देखने और इससे मिलने आए हैं। मैं जानता हूँ कि एक बेटे से बिछड़ने का दुख क्या होता है। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा किशोर। तुम्हारा बेटा भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ईमानदार और एकदम नेकदिल है। लेकिन महाराज, मैं आपसे नाराज हूँ। आपने मुझे कभी नहीं बताया कि आपने मुझे गोद लिया है